हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। और आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज डिस्काउंट। प्रॉफिट एंड लॉस में डिस्काउंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। डिस्काउंट को एक अलग ही पार्ट रखा है मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दूं। तीन पार्ट्स में प्रॉफिट एंड लॉस को हम लोग डिवाइड करते हैं। एक प्रॉफिट एंड लॉस जिसमें हम सीपी और एसपी की बात करते हैं। सीपी एसपी से ही आपका प्रॉफिट परसेंटेज निकलता है, लॉस परसेंटेज निकलता है। आज के सेशन में हम जानेंगे डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट के कॉन्सेप्ट को जानेंगे। बट उसके पहले एक बार कंफर्म बताएंगे, साउंड ऑडियो वीडियो सब क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी हैरानी तो नहीं है? एक बार बता दो, उसके बाद फिर कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक है, आवाज एकदम क्लियर सुनाई दे रही है, वीडियो ठीक से दिख रहा है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? सर डीपीपी बन गया लेवल 2 तक, अरे क्या बात है, वेरी गुड, बहुत शानदार, कीप इट अप। है ना, लेवल 2 बना लिया। लेवल 3 में दिक्कत होगी, वो हम लोग क्लास में करेंगे। परसेंटेज का भी लेवल 3 बाकी है, वो भी हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे। जैसा मैंने बोला है कि परसेंटेज वाला डीपीपी मैं आप लोगों को रिकॉर्ड करके प्रोवाइड करा दूंगा। एंड प्रॉफिट एंड लॉस का ऑफकोर्स हम लोग क्लास में डीपीपी डिस्कस करेंगे। ठीक है, डिस्काउंट पढ़ाने के लिए डिस्काउंट पढ़ने के लिए मैं इंटरेस्टेड हूँ। ओके, ये कौन बोल रहा है सर? आपकी मैम, किसने क्या बोला है ये बताओ? ऐसा कौन बोलता है बेटा? आ चलिए, आज ये स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। डिस्काउंट को ध्यान से समझते हैं, क्या होता है डिस्काउंट। ठीक है, देखो डिस्काउंट को ना दो तरीके से डिवाइड करते हैं। हमने लास्ट सेशन में प्रॉफिट एंड लॉस क्लास नंबर 3 देखा था। आज हम लोग जो देखेंगे डिस्काउंट के कॉन्सेप्ट को देखेंगे। अब डिस्काउंट जो होते हैं बेटा, वो दो तरीके के होते हैं। एक डिस्काउंट होता है जिसको बोलते हैं डायरेक्ट डिस्काउंट, और एक डिस्काउंट जो होता है वो होता है सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव, डायरेक्ट डिस्काउंट एंड सक्सेसिव डिस्काउंट। ठीक है, ओके सर आरआरबी का एग्जाम इजी होता है क्या? हाँ इजी होता है एज कम्पेयर टू अदर एग्जामिनेशन। आप कह सकते हैं कि आरआरबी का एग्जामिनेशन इजी होता है। एंड बैंकिंग इंडस्ट्री में सबसे इजी जो एग्जाम होता है वो होता है आरआरबी क्लर्क का। मतलब जो मैं कॉन्सेप्ट आपको बताता ना, उसी पे क्वेश्चन बन जाता है ना। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आ जाते हैं कि एक आर्टिकल है, इसका कॉस्ट प्राइस इतना है, सेलिंग प्राइस इतना, बताओ प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। तो सिंपल क्वेश्चन आरआरबी क्लर्क में प्रीलिम्स में आ जाते हैं, और मेंस में थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, तो आप आरआरबी क्लर्क का एग्जाम या फिर कोई भी क्लरिकल एग्जाम आराम से फोड़ सकते हो, अगर आपने क्लास में जितनी भी चीजें पढ़ी है वो अच्छे से पढ़ लिया तो। पीओ में डिफरेंस ही रहता है बेटा, पीओ में ना आपका थोड़ा सा एबिलिटी चेक की जाती, मेंटल एबिलिटी चेक की जाती कि आप भैया अगर सवाल चेंज करके दे दिया तो आप बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे। तो वहां पर पीओ में कभी ये नहीं कहूंगा कि हमने जो क्लास में पढ़ा है वैसा ही पेपर होगा। बट हाँ, क्लरिकल लेवल के जितने भी एग्जाम है, हम जैसा क्लास में पढ़ते हैं क्वेश्चन वैसे ही आते हैं, उसमें ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं होता है। पीओ में बहुत एक्सपेरिमेंट होता है, इतना एक्सपेरिमेंट होता है, इतना एक्सपेरिमेंट होता है कि कई बार ना पीओ में जब सवाल बनता है, जैसे आपको एग्जांपल देता हूं मैं। एक सवाल ऐसा बनता है कि सवाल में आपको स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन लग रहा है कि स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस है, बट उसी के अंदर वो टाइम एंड वर्क भी डाल देगा, प्रोबेबिलिटी भी डाल देगा, ठीक है, मिक्सचर भी डाल देगा, सब मिलाकर मिक्स करके क्वेश्चन आपके सामने दे दिया जाता है। मतलब आपको सारे कॉन्सेप्ट पता है तो पीओ लेवल के क्वेश्चन को बना पाएंगे। सेकंड चीज, अगर आप देखेंगे सर कि कोई आजकल ना नए पैटर्न के क्वेश्चन बहुत बनते हैं, क्रिकेट के ऊपर क्वेश्चन बन गया है ना, क्रिकेट में हॉकी के रूल्स भी डाल देगा वो, और इस तरीके से फ्रेम करके क्वेश्चन बनाता है। तो वहां पर पूरा आपका मेंटली कितने स्ट्रांग हो उसका खेल होता है। ठीक है, ओके, तो पीओ का क्वेश्चन एक्चुअल में घुमा के पूछता है, कॉन्सेप्ट वही है ना, कॉन्सेप्ट की बात करें कॉन्सेप्ट सेम रहता है, बट क्वेश्चन को घुमाया जाता है। तो पीओ के एक्चुअली मेंस लेवल है, प्री में इतना दिक्कत नहीं है, मेंस में होता है। तो मेंस के लिए ना हम लोग, और यहाँ पर तो क्लासेस करेंगे ही करेंगे, और मैं एक और अच्छा सॉलिड सा प्लान जैसे मैंने आपको बताया, आप सभी के लिए एक कोर्स बहुत जल्दी में लेकर आने वाला हूँ जो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा सारे बच्चों के लिए जो पेड यूजर है। मतलब आपने कहीं पर कोई भी कोर्स खरीदा है, छोटा सा बड़ा सा कोई सा भी कोर्स खरीदा, उन यूजर्स को वो कोर्स मिल जाएगा जिससे आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हैं। जैसे ही रिवील करते हो प्लान को मैं आपको बता दूंगा। वहां पर क्या होगा ना, मेरे पास एक राइट रहेगा। जैसे मैंने अपने मैनेजमेंट से बात किया है कि मैं एक ऐसा कोर्स चाहता हूँ जहां पर मैं अपनी इच्छा के मुताबिक क्लासेस ले पाऊँ, फिर वो 200 हो, 300 हो, 400 हो, 500 हो, तो उस पर फाइनली डिसीजन तो आ गया है, बस बैंडविड्थ वाला थोड़ा सा देखना रहेगा। वो हो जाता है तो वो कोर्स हम लोग स्टार्ट कर देंगे, ताकि क्या होगा ना, जैसे मैं आप लोगों को कभी भी क्लास लगा के कोई भी न्यू पैटर्न का क्वेश्चन डिस्कस करवा पाऊँ, आपका जो मेंटली पावर है वो स्ट्रांग हो जाएगा उसमें। ठीक है, बट उसके लिए थोड़ा सा वेट करना। फिलहाल आ जाते हैं डिस्काउंट पर। अब बेटा साइलेंट सेशन स्टार्ट हो रहा है, अब कोई बातें नहीं करेंगे, राइट? अब कोई कुछ भी कमेंट नहीं करेगा कॉन्सेप्ट के अलावा। ठीक है, क्लियर? चलो, तो हम लोग बात कर रहे थे बेटा डिस्काउंट के बारे में। अब डिस्काउंट क्या होते हैं ना, दो तरीके के होते हैं।
एक होता है डायरेक्ट डिस्काउंट और एक होता है सक्सेसिव डिस्काउंट। सर डायरेक्ट डिस्काउंट और सक्सेसिव डिस्काउंट में डिफरेंस क्या होता है समझो। जैसे ये आप हो, आप में कौन सबसे तेज है? एक बार हाथ ऊपर करेगा कौन सा बालक। ठीक है सर, बेच में ही होगा, हाँ बेच में ही होगा बेटा, है ना, बेच में ही होगा। डोंट वरी, अलग से भी होगा ना तो उसके लिए आपको कुछ भी पेमेंट नहीं करना है। ठीक, चलो अब ये बता दो कौन है सबसे खतरनाक बच्चा हमारे इस बैच का? कौन है, एक तो नाम बता दो। सबसे बड़ा क्रांतिकारी कौन है? ये साउथ में मूवी बनती है ना, बदला मैं जीने नहीं दूंगा, या ऐसी कुछ मूवी बनती है, वैसे ही हम लोग अपनी एक बेची बना देते, क्रांतिकारी वन, क्रांतिकारी टू, क्रांतिकारी दी। संजना का कहना है मैं हूँ, ठीक है संजना आप फंस चुके हो। सर सब है, सब है, बट संजना का कहना है मैं, है ना, कभी मैं नहीं होना चाहिए, हम होना चाहिए, ठीक है। तो संजना को पकड़ लेते हैं, संजना का बचपन का फोटो है, आप सभी देख सकते हैं। ठीक है, संजना है ना बचपन में लिपस्टिक बहुत लगाते थे, तो लिपस्टिक भी लगा देते उनको। ठीक है, अब क्या हुआ ना, संजना बचपन में क्या करते थे, अपने पड़ोसी की दुकान पे जाते थे, पड़ोस वाली दुकान पर, जहां पर उनका एक प्यारा सा दोस्त चुन्नू रहता था। चुन्नू, ये चुन्नू के पापा की दुकान है, बट पापा एक दिन दुकान पे नहीं थे, चुन्नू अकेले थे, दुकान पर सामान बेच रहे थे, और संजना सामान लेने चले गए। ठीक है, अब संजना चुन्नू के पास सामान लेने गए, संजना ने बोला भैया एक काम करो, मेरे को ना एक सुंदर सा गिफ्ट दे दो। पर बेचारा चुन्नू तो सीधा, उसको नहीं पता गिफ्ट किसके लिए लिया जा रहा है, बट उसने बोला ठीक है। उसने बहुत प्यारा सा गिफ्ट दिया, किसको दिया? संजना को। अब उस गिफ्ट का जो प्राइस था वो था 1,000 रुपए। अच्छा, ये चुन्नू को कैसे पता चला प्राइस 1,000 रुपए? क्योंकि सर उस आर्टिकल पे टैग लगा था। देखो जब प्राइस टैग लगा होता है ना, उसको बोलते एमआरपी, या फिर बोलते मार्क प्राइस। तो अब चुन्नू को प्राइस तो नहीं पता, उसने टैग देखा, पापा ने जो लगा रखा था 1,000 रुपए का टैग लगा रखा था, तो मार्क प्राइस कितना था? 1,000 रुपए था, ये मार्क प्राइस हो गया। मार्क प्राइस का मतलब समझ में आ गया ना आप सभी को? मार्क प्राइस मतलब जो प्राइस डिसाइड हो चुका होता है कि इस प्राइस में हम लोग बेचेंगे। बट संजना ने चुन्नू की तरफ प्यार से देखा, है ना, चुन्नू ने बोला 800 हो जाएगा। फिर संजना ने फिर थोड़ा प्यार से देखा, फिर चुन्नू ने बोला चलो ठीक है 600 में दे दूंगा। फिर संजना ने और प्यार से देखा, तो फाइनली चुन्नू ने बोला 500 से मैं कम नहीं कर पाऊंगा, नहीं तो मेरे को खाना नहीं मिलेगा। तो फिर क्या हुआ सर, ये जो 1,000 का आर्टिकल था, 1,000 रुपीज का आर्टिकल था, ये चुन्नू ने संजना को केवल और केवल 500 रुपए में दे दिया। ठीक है, हालांकि चुन्नू भी समझदार था, चुन्नू को ये पता था कि पापा है ना 500 वाली चीज को 1,000 रुपए लगाते थे, तो उसको ये पता है कि हम लोगों का नुकसान नहीं होगा 500 में बेचने पर। ठीक है, सामने वाले की स्माइल भी मिल जाएगी और मेरा सामान भी चला जाएगा। तो 1,000 रुपए का जो आर्टिकल था, इसने संजना जी को दे दिया कितने में? 500 रुपए में। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि 500 रुपए क्या है, ये बताओ। 500 रुपए कौन सा प्राइस होगा? ठीक है, चुन्नू पिघल गया, हाँ ठीक है, बट चुन्नू ने बहुत सीधा था यार, मतलब संजना ने ये नहीं बताया वो गिफ्ट किसके लिए लिया जा रहा है, चुन्नू का ध्यान पूरा स्माइल की ओर ही था। अच्छा ये बताओ 500 रुपए किसका प्राइस होगा, या क्या प्राइस होगा? 500 रुपीज क्या होगा? अनविसा का कहना है सेलिंग प्राइस होगा। सीपी किसका कहना है? आयुष का कहना है सीपी होगा। एकदम करेक्ट है, दोनों सही है अपनी जगह। अगर मैं बात करता हूं संजना के बारे में, तो संजना के लिए कॉस्ट प्राइस रहेगा, बट मार्क प्राइस किसका था? सर चुन्नू का था, मतलब चुन्नू के पापा का था ना, चुन्नू का मार्क प्राइस था। तो जो बेच रहा है वो भी क्या होगा? चुन्नू के बारे में बात चल रही होगी, चुन्नू कितने में बेच रहा? 500 रुपए में। तो 500 रुपए जो काम करेगा वो सेलिंग प्राइस का काम करेगा सर। किसका काम करेगा? सेलिंग प्राइस का काम करेगा। तो मैं डायरेक्ट ये बोल सकता हूं कि 1,000 रुपए का जो सामान था वो चुन्नू ने 500 में दे दिया। डायरेक्ट डिस्काउंट कितने का हो गया सर? डिस्काउंट जो हो गया वो 500 रुपए का हो गया। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि चलो ये बताओ डिस्काउंट 500 रुपए कैसे कैलकुलेट किया? आप बोलेंगे सर हमने किया क्या, मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर दिया। ये आप खुद से निकाल रहे हो ना, बस मैंने ये बता दिया कि आपने किया क्या है। मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस करने पर आपने डिस्काउंट निकाल कर रख दिया।
अब जब हमने कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस पढ़ा था, वहां पर क्या पढ़ा था सर? हमने वहां पढ़ा था कि प्रॉफिट हो या लॉस हो हमेशा सीपी पर निकाला जाता है। वैसे ही डिस्काउंट परसेंटेज हमेशा मार्क प्राइस पर कैलकुलेट होता है। मतलब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि चलो बताओ डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप बोलेंगे डी अपॉन एम पी इंटू 100, डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100। या फिर हम बोल सकते हैं डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, एम पी माइनस एस पी डिवाइड बाय एम पी इंटू 100, है ना। नीचे वाले टर्म को हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी मैं डिस्काउंट की बात करता हूं तो डिनोमिनेटर में हमेशा मार्क प्राइस होगा, डिनोमिनेटर में हमेशा मार्क प्राइस होगा। क्या ये फॉर्मूला हमेशा के लिए आपकी किडनी में जा चुका है ना? दिमाग में तो सब भेजते हैं, हम लोग किडनी में भेजते हैं। क्या किडनी तक पहुंच चुका है? सिंपल है, प्रॉफिट हो तो सीपी पर निकाला जाता है, डिस्काउंट हो तो मार्क प्राइस पर निकाला जाता है, डिस्काउंट हो तो मार्क प्राइस पर कैलकुलेट किया जाता है। यहां तक आप सभी को सर एमपी अंकित मूल्य, बेटा अंकित मूल्य है ना। अभी मैंने अंकित मूल्य इसलिए नहीं बोला है तो फिर चुन्नू के बीच में अंकित आ जाएगा तो फिर इनका झगड़ा हो जाएगा, ट्रायंगल बन जाएगा, इसलिए मैं अंकित का नाम नहीं ले रहा था। मार्क प्राइस को हिंदी में अंकित मूल्य कहा जाता है। ठीक है, चला गया है। अब सुनो, अब यहां तक की स्टोरी तो आपको समझ में आ गई है। अब क्या हुआ सर? अब ये जो संजना जी थे, है ना, इनको लगता था कि बचपन में मैं स्माइल दे देती मेरा काम हो जाता था, तो बड़े होकर भी इनको लगता था काम हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। अब क्या हुआ, जब ये संजना जी बड़े हो गए तो बड़े होने के बाद ये कहाँ जाने लगे? देखो बड़े होने के बाद की फोटो भी देख लो, बचपन की तो देख ही लिया आपने, है ना। आजकल फैशन बहुत चल रहा है बालों का कलर कराने का, ये वाला कलर कराया है इन्होंने। ठीक है, हाँ लाली आज भी वैसी है। ठीक है, तो ये बड़े होने के बाद कुछ ऐसे दिखने लगे संजना जी। ठीक है, अब ये क्या हुआ, बड़े होने के बाद आपको दिख रहा होगा कि सर देखो पहले गरीब थे थोड़े से, अब अमीर वाली फीलिंग आ रही होगी, दिख रहे होंगे। ठीक है, अब ये क्या करते हैं ना, बड़े जब अमीर हो जाते पैसा आता है तो फिर ना चुन्नू के पास नहीं जाएंगे, अब चुन्नू को भूल चुके हैं वो। अब ये जाएंगे कहाँ पर? मॉल में, एक बड़ा सा मॉल दे दिया, मॉल्स में जाने की आदत बन जाती है। ठीक है, हाँ वहाँ चुन्नू जैसा शरीफ इंसान तो मिलेगा नहीं इनको, है ना। तो ये बड़े बड़े मॉल्स में जाना स्टार्ट किया, ये मॉल है। ठीक है, और संजना जी को भी पता है कि अब मेरी दाल तो नहीं गलेगी यहाँ पर, है ना, अब स्माइल देने से कोई काम नहीं बनता है, तो वो मॉल्स में घूम रहे थे, है ना। एक होता है विंडो शॉपिंग, विंडो शॉपिंग करने गए थे। अब ये विंडो शॉपिंग करने गए, जैसे ही बाहर एक बैनर लगा दिखा इनको, बैनर पे क्या लगा होता है आप लोगों ने भी ये देखा होगा ना सर, कई बार ऐसा लगा होता है कि बाहर दुकान के लगा होता है 50% प्लस 50% ऑफ। क्या आप ये बात जानते हैं? 50% प्लस 50% ऑफ, ऐसे बैनर देखे होंगे ना, मुन्नू के पास नहीं। चलो ये बताओ कि क्या है, ये ऐसे बैनर देखे आप लोगों ने भी दुकान के बाहर लगे होते हैं। तो अब संजना जी ने क्या गलती की, संजना जी को लगता था कि यार 50% प्लस 50% ऑफ का मतलब तो ये होता है पूरा का पूरा माल फ्री में मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि स्माइल से अब काम नहीं चलता है ना, मॉल में चले गए, बेचारा वहाँ जो काम करता है उसको सैलरी मिलता है, तो वो पिघलने वालों में से नहीं था। तो ये मॉल में गए, बाहर बैनर लगा था 50% प्लस 50% ऑफ, संजना जी को लगा फ्री का माल है, चलो लेने चलते हैं। ठीक है, बट फ्री हो गया कौन है? मयंक। चलो मयंक जी के साथ भी होता है, चलो मयंक आप तो बच गए अभी। ठीक, तो 50% प्लस 50% ऑफ का मतलब वो जैसे ही दुकान में एंट्री करते हैं वो बोलते हैं कि भैया ये दे दो, सबसे महंगी जो चीज़ थी वो ले ली उन्होंने। ठीक है, और उसके बाद क्या किया, दुकानदार ने एक बिल दे दिया। संजना जी जा रहे थे, अब संजना जी जाते जा रहे थे और उन्होंने बोला कि मैम रुकिए, ये रहा आपका बिल, ये पे कर दीजिए। संजना जी सॉक्ड, किस चीज़ का बिल भैया? 50% प्लस 50% ऑफ लिखा था। फिर उस दुकानदार ने उनको बिठाया और समझाया, है ना, पानी भी पिलाया पहले उनको, क्योंकि अब उनको शौक लगने वाला था। कैसा शौक लगने वाला था? दुकानदार ने बोला कि मैम 50% प्लस 50% ऑफ का मतलब ये होता है कि सपोज हमारे पास 100% का कोई आर्टिकल है ना, तो हम उस पर पहले 50% ऑफ दे देंगे आपको, तो ये हो जाएगा 50% का सामान, और ये 50 आने के बाद फिर से इस पे 50% ऑफ दे देंगे, तो 50 का 50% 25 होता है, 25 का ऑफ मतलब 25% आपको पे करना होगा। या आप सिंपल शब्दों में समझ सकते हैं कि
एक आर्टिकल है जो 10,000 रुपये इन्होंने प्राइस लगा दिया, ठीक है। अब 10,000 रुपये को इन्होंने बोला कि पहले हम 50% डिस्काउंट दे देंगे, 5,000। फिर 5,000 में फिर से 50% डिस्काउंट दे दिया, 2,500। और संजना जी को बोल दिया कि मैम आपको 2,500 रुपये पे करने हैं, साथ में जो जीएसटी वगैरह सब मिला दिए तो 3,000 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे, ठीक है। अब इज्जत की बात है ना। अब ये ऐसा भी नहीं बोल सकते कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते। अब उन्होंने सामान लिया है तो पैसे तो देने पड़ेंगे, और शर्म की वजह से उन्होंने उसको 3,000 रुपये दे भी दिए। बट पता है फिर भी ये दुखी नहीं हुआ। बोलो क्यों? ये दुखी इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इन्होंने खुद को अपने आप को खुश कर लिया, सेटिस्फाई कर लिया कि यार चलो ठीक है कोई बात नहीं, 10,000 वाला सामान में 3,000 में लेके आई और क्या चाहिए, 7,000 का तो डिस्काउंट मिला ना, मन ही मन अपने आप को खुश कर रहे हैं। बट ये वही सामान है जो चुन्नू की दुकान से इन्होंने 1,000 रुपये में 500 में ले लिया था। ये वही आर्टिकल है जो इनको मॉल में क्या मिल गया है सर, 3,000 रुपये में मिल गया। तो कई बार ऐसा होता है कि आप जब छोटी दुकानों को छोड़कर मॉल्स वगैरह बड़ी जगह जाते हैं ना, तो वहां पर आपको डिस्काउंट दिखा तो दिया जाता है बट उतना डिस्काउंट मिलता नहीं है। ये मैंने एक बार फील किया था। कब? मेरे को ना बचपन में लेदर के ब्रेसलेट पहनने का बहुत शौक था। बचपन में क्या, अभी भी बहुत शौक है। जैसे अभी मैंने ये धागा बांध रखा है ना, ऐसा लेदर ब्रेसलेट बहुत पहनता था। तो क्या होता था, एक बार मैं मुंबई में था, तो हम लोग ट्रैवल कर रहे थे, लोकल से जा रहे थे जब, तो वहाँ रास्ते में ना एक ब्रेसलेट मिला था लेदर का, बहुत प्यारा लग रहा था। मैंने ले लिया उसको, 2 ब्रेसलेट लिए। कितने के दिए? 50 रुपए का एक ब्रेसलेट दिया, 100 रुपीज़ का ब्रेसलेट था। अब क्या हुआ कि एक बार मेरा दोस्त है, उसने बोला यार ये बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे को दे दे। मैंने बोला ठीक है ले ले, मैं दूसरा ले लूंगा। तो मैंने उसको दे दिया। बाद में जब मैंने देखा कि यार चलो दूसरा ले ले, मिल जाएगा तो ले लूंगा, बट दूसरा कभी मिला ही नहीं मेरे को बहुत याद आती थी मेरे ब्रेसलेट की। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा चलो ठीक है ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं हम लोग। मैं ऑनलाइन गया, ऑनलाइन सर्च किया, सेम टू सेम ब्रेसलेट, सेम टू सेम ब्रेसलेट जो होता है वो वहां पर मिल रहा था 500 रुपये का, जो मैंने 50 रुपये का लिया था। और 500 भी कब पता है, उस पर 50% डिस्काउंट देने के बाद, ठीक है। फिर भी मैंने हिम्मत की, मैंने कहा चलो ठीक है यार 500 रुपये तो क्या हो गया, कुछ अच्छा होगा। दिखने में सेम टू सेम था, बट था मेरे को थोड़ा एडिक्शन की नहीं, ब्रेसलेट तो हाथ में होना चाहिए। तो अब मैंने ना ऑर्डर कर दिया 500 रुपये का, और जब आया ना पता चला सेम वही था यार, वही का वही ब्रेसलेट था, ठीक है, क्वालिटी भी वही था, सेम वैसा ही था। तो ऐसा कई बार कुछ चीज़ें होती है जो ऑनलाइन में भी आप लोग देखते हो, आपको लगता है सस्ती, बट सस्ती नहीं होती है। तो ऐसा आप किसी के साथ नहीं होना चाहिए बेटा। आप में से जो बोल रहे थे ना फ्री फ्री फ्री, फ्री कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो कभी भी बाहर जब टेक देखते हो ना 50% प्लस 50% ऑफ, तो कभी भी आप लोगों को ये नहीं लगना चाहिए आर्टिकल फ्री मिलेगा। इवन आप लोगों को कोई बोल भी देना भैया सब फ्री में मिल रहा है आ जाओ, तब भी बात मत मानना, क्योंकि कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलती है, ठीक है। हर इंसान अपना फायदा देखता है। तो उसी के बाद संजना जी ने क्या किया, सोच लिया कि अब से मैं पढ़ाई करूंगी, और आज वो हमारे बीच में बैंकिंग की तैयारी कर रहा है। तो ये बात दोनों समझ में आई। एक होता है, अच्छा इन सारी स्टोरी से आप क्या सीखे हो कि सर बचपन वाला जो चुन्नू था ना वो बहुत अच्छा इंसान था। हालांकि देखो मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ, आज की डेट में थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल बातें भी बताते हैं कि मैं कभी ये नहीं बोलूंगा कि हमारे पड़ोस की जो दुकान होती है वो भी सामान सस्ता ही देते हैं, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। अभी मैंने थोड़ी रिसेंटली, थोड़े दिन पहले ही गया था मैं, तो मैं मार्केट से क्या लेकर आया था, सॉस का पैकेट लिया था, मतलब ऐसी छोटी दुकान से लिया था। तो वहां पर उसका प्राइस था 150 रुपये, मैं 150 रुपये पे करके आ गया। अब वही चीज़ मैं अगर जाता हूँ डीमार्ट पे ना, तो डीमार्ट पे 150 में बाय वन गेट वन फ्री मिल रहा था, तो ये भी फायदा था। तो थोड़ा सा स्मार्टली तरीके से हम लोगों को चीज़ें देखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये बहुत सस्ता देते हैं और ऐसा भी नहीं कि ये बहुत महंगा देते हैं, डिपेंड करता है सिचुएशन को। अब मेरे को ये समझ में आता है कि ये ना स्कीम ही ऐसे बनाते हैं, कुछ आर्टिकल बहुत सस्ता दे देते हैं जिससे आप उधर इंटरेक्ट हो जाए, और कुछ आर्टिकल थोड़ा सा महंगा दे देते हैं जिससे उनकी कमाई हो जाती है। तो थोड़ा स्मार्ट बनना है आप लोगों को, ठीक है। तो ये इसीलिए ये सारी डील अब मैं नहीं करता हूँ, ठीक है। घर वालों को ही बोल देता हूँ आप ही लोग करो, ये मेरे बस की बात नहीं है ना। इतना नहीं होता है कि इस पे देखिए कितना प्राइस है, कितना प्राइस है, कितना है ना। ये चीज़ है ना लड़कियां बहुत अच्छे से हैंडल कर लेती है, तो उन्हीं के भरोसे छोड़ देना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया डायरेक्ट डिस्काउंट और ये हो गया हमारा सक्सेसिव डिस्काउंट। आई होप कि आपको पूरी तरीके से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब सक्सेसिव डिस्काउंट को जब कैलकुलेट करते हैं, अभी तो मैंने आपको बेसिक तरीका बता दिया यहाँ पर, ठीक है, बेसिक एग्जांपल बताया, बट जब आप सवालों को करेंगे तो फ्रैक्शन मेथड से आसानी से बना सकते हैं। सर मेरे पड़ोस में तो शॉपकीपर तो जलते थे अगर किसी और से भी सामान खरीद, हाँ तो ऑब्वियसली जलेंगे बेटा, क्यों नहीं जलेंगे। एक तो गिनती के आप लोग कस्टमर होते थे, है ना, उनकी गलती नहीं है यार। पड़ोसी दुकानदार क्या होता है ना, बचपन की अगर बात करें तो दो दुकानदार पास पास होती थी ना, दोनों एक दूसरे से कभी नहीं बनती है ना। और क्या है कि हम लोगों के रिलेशन दोनों के साथ होते थे। अगर वो दुकानदार देख ले अपने को इस दुकान पे, तो वो
गुस्सा हो जाता था कि ये उधर क्यों चला गया। और अगर इस दुकानदार ने हमको उस दुकान पे जाते हुए देखे तो ये गुस्सा हो जाता था, है ना। और मम्मी हमेशा बोलते थे, मम्मी की जिससे बनती थी उसके पास भेजते थे कि नहीं उसके पास से सामान लेके आना। और जबकि हमारी दोस्ती पड़ोस वाली जो दुकान थी उसके लड़के के साथ ज़्यादा अच्छी थी, तो हम तो बहुत बड़े असमझ में पड़ जाते थे कि करे तो करे क्या। ठीक है, तो इसलिए मैं हमेशा क्या करता था, डिवाइड कर लेता था कि सुबह इनके पास, शाम को इसके पास, दोनों खुश रहे, दोनों के पास से सामान ले लेना चाहिए। और उनके पास ज़्यादा रहता भी क्या था, आप ही लोगों को तो बेचना होता था, इसलिए वो जलते रहते थे। ठीक है, खैर ये पहले समय की बात थी, आजकल की चीज़ें तो बहुत बदल चुकी है। ये हमारा डायरेक्ट और सक्सेसिव डिस्काउंट हो गया है। अब आप लोगों से एक सवाल पूछते हैं ना, पूरी स्टोरी तो आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। संजना जी कैसा लग रहा है, आप क्रांतिकारी थे, आपका नाम आ गया यहाँ पर, है ना। आई होप कि आपको अच्छा लगा, बुरा तो नहीं लगा, एक बार बता देना। ठीक है, तब तक आप सभी से क्वेश्चन पूछते हैं। अब आप फिर से दुकान पे जा रहे हो और आपके सामने टेक लगा है 20% एंड, सॉरी 10% एंड 20% ऑफ। इसका मतलब टोटल कितना डिस्काउंट हो जाएगा, टोटल डिस्काउंट या फिर डायरेक्ट डिस्काउंट पूछा जा सकता है। क्या होगा, अगर एक दुकानदार दो सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है तो आपको ये बताना है कि टोटल डिस्काउंट कितना होगा। ठीक बिल्कुल नहीं लगा, हाँ ठीक है, नहीं तो किसी बच्चों को लग जाता है यार, है ना। खैर अच्छे, हमारी बैच के बच्चे बहुत प्यारे हैं, इनको बुरा लगता भी नहीं है, और बुरा लग भी जाता है तो कुछ कर पाते नहीं है फिर। चलो, 10% एंड 20% ऑफ का मतलब टोटल कितना डिस्काउंट होगा, 15%, 12%, 15%, 28%, 28%, 15%। ओके, लेट्स सी। चलो, 10% एंड 20% ऑफ का मतलब देखो, एक बात समझना कि अगर वो 10% प्लस 20% डिस्काउंट दे रहा है तो 30% का तो डिस्काउंट दे नहीं रहा, उससे भी कम डिस्काउंट दे रहा है। मतलब हमारा आंसर 30 से ज्यादा तो होना ही नहीं चाहिए। तो यहाँ पर है ना, अगर आप डिस्काउंट निकालते तो एक सक्सेसिव वाला फॉर्मूला भी होता है, एक्स प्लस एक्स वाई बाय 100, सक्सेसिव इंक्रीमेंट वाला फॉर्मूला होता है, आप इसमें पुट कर सकते हैं। सर यहाँ पर बात हो रही है डिस्काउंट की, डिस्काउंट मतलब प्राइस कम करना, तो ये -10 लिखेंगे, -20 लिखेंगे, -10 इंटू 20 डिवाइड बाय 100। ठीक है, जी हाँ सर। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो ये 00 से 00 चला गया, -30, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -10 में -20 का मल्टीप्लाई करेंगे, +2 हो जाएगा। तो इसका मतलब सर -28% आ गया। अब -28% का मतलब ये है कि सर 28% का डिस्काउंट जा रहा है। कितने का जा रहा है, 28% का टोटल डिस्काउंट दिया जा रहा है। मतलब आपको जो आर्टिकल है 100 रुपीज का, वो 72 में मिल रहा होगा। ठीक है, अभी आप लोगों ने ये फॉर्मूले से बना दिया। हालांकि इस सवाल को अगर आप बेसिक से भी करते तो आप बोल देते कि सर 100 रुपए का आर्टिकल था, पहले 10 का डिस्काउंट मिला, फिर 90 पे 20 का डिस्काउंट मिला, मतलब 18 का डिस्काउंट मिल गया, 72 का मिल गया। और 100 वाला आर्टिकल अगर आप 72 में बेच रहे हो तो आपको 28 का डिस्काउंट मिल जाएगा। अच्छा, एक मजे की बात बताए आपको, सुनो ध्यान से। दो सक्सेसिव डिस्काउंट में जिसे 10% दिया फिर 20% दिया, यस और नो में केवल आंसर देना। अगर मैं इस सवाल को ये बोलता कि आपको दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए 20% एंड 10%, तो क्या आपका आंसर चेंज हो जाता, यस और नो में आंसर करेंगे। अगर मैं 10 एंड 20% सक्सेसिव डिस्काउंट की प्लेस पर अगर ये बोल देता कि 20% एंड 10% डिस्काउंट, तो क्या आंसर अलग होता या नहीं होता, अलग होता नहीं होता, यस और नो में आंसर करेंगे। सर उस दिन परसेंटेज, हाँ वही वाला कॉन्सेप्ट है, परसेंटेज कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। ठीक है, जब तक आप बैंक में सिलेक्शन नहीं ले लेते तब तक परसेंटेज आपके पीछे लगा रहेगा। नो, यस, यस नो। ये यस वाले बेटा खड़े हो जाओ, सारे बच्चे खड़े हो जाओ जिनका भी आंसर यस आ रहा है। यस कैसे बोल दिया, कैसे ही चेंज हो जाएगा, मेरे को ये बताओ। x प्लस एक्स वाई बाय 100, एक्स का वैल्यू आपने 10 ले लिया, y का वैल्यू 20 ले लिया। अब अगर मैं x का वैल्यू 20 रख देता हूँ और y का वैल्यू 10 रख देता हूँ, तो भैया काहे का आंसर चेंज हो जाएगा रे, दिमाग कहाँ है हमारा, अरे बताओ ना। अगर मैंने x की जगह रख दिया 20, y की प्लेस पर रख दिया 10, फॉर्मूले में देखकर समझ जाओ ना कि सर नहीं होगा चेंज। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम समझ लेते हैं। ठीक, अगर मैंने प्राइस ले लिया 100%, आप 100 पे 20% का डिस्काउंट दे दो, कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। फिर 80 का 10% 8 होता है, बन गया 72,
100 वाला 72 में जा रहा है, 28 का डिस्काउंट। ठीक है, तो जब परसेंटेज में भी हम लोग सक्सेसिव इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर रहे हैं ना, तो आगे पीछे भी कर दिया कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर वही रहेगा। ठीक है, मेरे को लगा आप सभी सही आंसर बताएंगे, बट सभी के सभी पापी इंसान गलत बताया है। क्या पढ़ा परसेंटेज में फिर आप लोगों ने? हाँ, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आप तो फिर भी इंटेलिजेंट है। मैं आपको एक स्टोरी छोटी सी बताता हूँ, ठीक है। मैं भी ना अपने टाइम पर एक बहुत क्रांतिकारी था। बहुत क्रांतिकारी का मतलब, मेरे से अगर मैथ्स में आप कोई भी सवाल पूछेगा ना, मैं बता सकता था, इतना इंटेलिजेंट हो गया था एक टाइम के बाद। जब मैं पढ़ता रहता तो एक दिन क्या हुआ, मैं जब छोटे छोटे से बच्चों को अपने रूम में ही पढ़ाता था। बहुत कम बच्चे वो स्टोरी जानते होंगे, जो जानते होंगे उनको पता होगा, वो स्टोरी बाद में बताएंगे, बट काम की बात बताते हैं। तो क्या हुआ था ना, जब मेरे को मैथ्स में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था, आप मेरे से मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे मैं आंसर बता सकता था। मैं एक बार है ना इंटरव्यू के लिए गया था कोचिंग इंस्टीट्यूट में, और कॉन्फिडेंट तो बहुत ज़्यादा था मैं, है ना। तो वो सामने वाले टीचर को भी टीचर नहीं समझता था कि इनसे ज़्यादा तो मेरे को आता है, लिटरली आता भी था, गलत भी नहीं था, क्योंकि उन टीचर से मैं पढ़ चुका था और उनका जो पढ़ाने का तरीका था, टेक्निक्स थे, उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर टेक्निक्स मेरे को पता थी। ठीक है, रीज़न भी उसका मैं बता देता हूँ। मैं ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था इसलिए टेक्निक्स पता थी। एक्चुअली क्या होता था ना, कि एक टाइम पर जब 2012 की बात की जाए, तो जो तैयारी होती है ना, एक दिल्ली में तैयारी होती थी और एक अपने इंदौर या एमपी में, हर जगह तैयारी होती थी। बहुत डिफरेंस होता था बेटा, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस। हम जिस एरिया में पढ़ते थे इंदौर में, वहाँ पर है ना पढ़ाया जाता था एकदम बेसिक, बचपन में जैसा पढ़ाया जाता था वो तरीके से। और मैं दिल्ली जाके जब पढ़ा था ना, तब मेरे को समझ में आया कि यार टेक्निक्स ये होती है, सवाल ऐसे बनाए जाते हैं। तो मैं वहां से पढ़ कर आया था, वापस आया था, तो मेरे को बहुत सारी टेक्निक्स पता थी, इसलिए मेरे को लगता था कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, बहुत समझदार हूँ। और बात सही भी थी कि मेरे को बहुत कुछ आता था। बट पता है, इंटरव्यू वाले दिन जो टीचर थे हमारे सामने, उन टीचर ने एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा था। आप सोच कर दंग रह जाएंगे कि मैंने उस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया था। ठीक है, उन्होंने मेरे से एक चीज़ पूछी थी, जैसे मैंने अभी आप लोगों से पूछ लिया ना, वैसे ही मेरे से एक चीज़ पूछी थी कि क्या 10% ऑफ 20 जो होता है वो 20% ऑफ 10 के बराबर होगा? चलो बताओ यस और नो में। 10% ऑफ 20 इज इक्वल टू 20% ऑफ 10, क्या दोनों सेम होंगे? ये दोनों ही वैल्यू सेम है क्या? यस और नो में बताओ, क्या ये दोनों वैल्यू सेम होंगे? यस होंगे ना? आप लोग तो इंटेलिजेंट हो क्योंकि आपको तो मैंने पढ़ा है, बट मैं नहीं था। मैंने क्या बोल दिया? नहीं, ये सेम नहीं हो सकते हैं। पहला इंप्रेशन पूरा खराब, है ना। मैं उन्होंने पूछा 10% ऑफ 20 क्या 20% ऑफ 10 होता है? मैंने बोला नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग में उस टाइम पे कभी भी ये कॉन्सेप्ट देखा ही नहीं था, नहीं कभी मैंने इसके बारे में जाना था। क्योंकि मेरा हमेशा ना अर्थमेटिक की तरफ इतना मोह था कि मैं इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर देता था। इवन आपको पता है, मैं कभी भी ना कैलकुलेशन ट्रिक्स पे फोकस नहीं करता था। जैसे मैं आप लोगों को कई बार सिखा देता हूँ ना कि 24 में 26 का मल्टीप्लाई करना है, 6 चौक 24 लिखो, 3 दूना 6 24 आंसर आ जाएगा। मैं ट्रिक पर यकीन नहीं करता था। क्यों नहीं करता था? मैं मानता था कि यार ये ट्रिक करेंगे इतनी देर में, तो मैं कैलकुलेशन करके निकाल देता था, और उसी की वजह से मेरे नंबर हमेशा कम होते थे, है ना। देखो, इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी मेरे नंबर कम है क्योंकि मैं ओवर स्मार्ट था, है ना। ये जो बातें मेरे को बहुत जल्दी रियलाइज भी हो गई थी कि ये गलती कर रहा हूँ मैं। तो आप लोग भी कभी ना और स्मार्ट बने तो सोच लेना कहाँ पर गलती हो रही है। तो क्या होता था ना, मैंने, बाकी बच्चे मैथ्स में कमजोर होते थे, क्लास में टीचर पूछते थे, मैं आंसर बता देता, बाकी लोग नहीं बताते थे, बट मॉक टेस्ट में उनका स्कोर ज्यादा होता था। पता है क्यों होता था? क्योंकि टीचर जो बोलते हैं वो करते थे, और मैं क्या करता था, मैं खुद की दुनिया में था। तो क्या होता है ना, जब पेपर मॉक टेस्ट आता है ना, तो वहां पर उनकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ चुकी थी, वो जल्दी जल्दी आंसर निकालते थे, मैं एक एक चीजें कैलकुलेट करके निकालता था, दैट्स वाई मेरा स्कोर कम होता था। और फिर मैं हमेशा नोटिस करता था कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। और जिस दिन मेरे को ये बात समझ में आ गई कि ऐसा इसलिए हो रहा है, तो उसके बाद बहुत कुछ समझ में आ गई थी। तो आप में से भी कुछ बच्चे अगर ऐसे सोचते ना कि आप बहुत स्मार्ट है बेटा, तो स्मार्ट आप तब कहना खुद को जब आपका सिलेक्शन हो जाए, उसके पहले कभी स्मार्ट मत बोलना। ठीक है, मेहनत करो, कॉन्फिडेंट होना सही बात है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। इतना पिद्दू सा सवाल मैं गलत बता के आया था। हालांकि उसके बाद जो आगे का इंटरव्यू हुआ था, उसमें मैंने सारे क्वेश्चन करेक्ट दिए थे, और मेरा सिलेक्शन एक बार में भी हो भी गया था कि सर आपका हो गया है। मेरे को भोपाल में पहली पोस्टिंग मिली थी। बट बात सिंपल सी है, जो गिल्ट मेरे को इस सवाल के साथ हुआ था ना, इसने दिखा दिया था कि बेटा हम क्या है।
ठीक है। तो कभी भी किसी भी चीज़ों में आप 100% स्ट्रांग हो ही नहीं सकते, आपको कंटिन्यूस मेहनत करते रहनी है। और मैं पिछले 10 साल से बस कंटिन्यू मेहनत करते रहता हूँ, तो इसलिए मेरे बहुत सारे कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग है। बट अभी भी मैं कभी ये नहीं बोलूंगा कि मैं 100% आप अगर सवाल पूछेंगे मैं उसको करेक्ट ही बनाऊंगा, गलती हो सकती है। ठीक है, चलिए। तो ये था हमारा सक्सेसिव इंक्रीमेंट का क्वेश्चन कि 10% एंड 20% को आप 20% एंड 10% करके भी बना सकते हैं। अब छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि सर अभी तो हम लोगों ने फॉर्मूले से बना दिया, काम सही है। अभी हम लोगों ने बेसिक तरीके से करा तो भी हम लोगों को ज्यादा टाइम तो नहीं लगा है। ठीक है, ओके। सर संजना का एग्जाम्पल मत लिया करो, तोबो का ले लिया करो। नहीं, संजना का एग्जाम्पल नहीं, मैं क्लास में जो बच्चा दिख जाता है मैं उसका एग्जाम्पल लूंगा बेटा। ठीक है, चलो। अब क्या हुआ सर, 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए। एक दुकानदार इतना क्रांतिकारी हो गया कि वो जो दुकान पर जाकर देखा कि यार ये ऐसे डिस्काउंट दे रहे तो मैं 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दे देता हूँ, 10%, 20% एंड 30%। अब आपको बताना है कि टोटल डिस्काउंट कितना दिया होगा, 10, 20 एंड 30%। तो उस दुकानदार ने टोटल कितना डिस्काउंट दिया है? सर व्हाट दे सेड आफ्टर योर आंसर। बेटा उन्होंने कुछ नहीं कहा, तकलीफ वही तो है। सबसे ज्यादा गिल्ट तभी होता है जब सामने वाला कुछ भी रिस्पॉन्स ना करे। ठीक है, चलो फास्ट। 10%, 20% एंड 30% 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दे दिया जाए तो डायरेक्ट डिस्काउंट क्या बनेगा? व्हाट इज द डायरेक्ट डिस्काउंट? 28% हो जाएगा। पूजा त्रिपाठी कैसे हो जाएगा? सलोनी का कहना है 60% है। सलोनी पाटीदार, बेटा खड़े हो जाओ आप, एकदम खड़े हो जाओ। सलोनी ये बताओ क्लास में लेट क्यों आए आप? क्योंकि इतना तो समझ सभी में हो गया होगा कि 10, 20 और 30 मतलब 30 + 20 + 10 60% तो आंसर नहीं होगा। इतना तो समझ में आ गया होगा संजना जी की स्टोरी से। हाँ, चलो लेविस का आंसर 49.6। अब देखो ध्यान से, अब सर फॉर्मूला मेथड लगाएंगे तो टाइम लगेगा, आप समझ चुके होंगे। फॉर्मूले से लगाओगे तो आप पहले इन दोनों में फॉर्मूला लगाओगे, फिर वैल्यू आएगा, उन दोनों में फॉर्मूला लगाओगे, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, उतना टाइम नहीं होता है। बेसिक से करने जाएंगे सर तब भी टाइम ज़्यादा लग जाएगा। आप 100 का 10% लोगे, 90, 90 का 20%, 72, 72 का 30%, टाइम लग जाएगा। तो सर इस सवाल को करने का सबसे बेस्ट तरीका जो होगा वो हो जाएगा फिर फ्रैक्शन। लिख दिया 1/10, लिख दिया 1/5, लिख दिया 3/10। क्या कर दिया सर हमने? फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। इवन डिस्काउंट वाले सवालों को आप ऐसे कर सकते हो, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। कर दिया, ठीक है सर। मैंने क्या बोला, हमेशा डिनोमिनेटर में क्या रहेगा सर? डिनोमिनेटर मार्क प्राइस रहेगा। क्या रहेगा? मार्क प्राइस रहेगा। क्या रहेगा? मार्क प्राइस रहेगा। डिस्काउंट परसेंटेज बताया ना। और न्यूमिनेटर में क्या होता है? हमेशा डी होता है, डी फॉर डिस्काउंट, डी फॉर डिस्काउंट, डी फॉर डिस्काउंट। अब ये बताओ कि अगर मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस की मैं बात करता हूँ, पहली कंडीशन में 10 वाले सामान पे 1 का डिस्काउंट दे रहे हो, मतलब 10 वाला कितने में दे रहे हो? 9 में दे रहे हो, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, 5 पे 1 का डिस्काउंट जा रहा है, 5 पे 1 का डिस्काउंट मतलब 5 वाला कितने में जा रहा है? 4 में जा रहा है। 10 पे 3 का डिस्काउंट, 10 वाला कितने में जा रहा है? 7 में जा रहा है। हो गया, मल्टीप्लाई कर दो, खत्म। अब जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे इन तीनों नंबर का, आपको मार्क प्राइस मिल जाएगा 500 रुपए और सेलिंग प्राइस मिल जाएगा 28। 28 में 9 का मल्टीप्लाई किया, 2 हो जाएगा, कैरी आया कितना? 7, 9 दूना 18 और 7 25, 252 हो जाएगा। 500 रुपए वाला आर्टिकल अगर 252 में जा रहा है, क्योंकि 500 मार्क प्राइस है एंड 252 सेलिंग प्राइस है, 500 वाला 252 में जा रहा है, दैट मीन्स 248 का डिस्काउंट है। एंड 248 का जो डिस्काउंट होगा किस पर होगा? 500 पर होगा। इन 200, डबल जीरो से डबल जीरो चला गया, 5 से कैंसिल किया, 5 चौक 20, बचेगा 4 और 5 नाम 45, बचेगा 3, 5 37। 49.6% का टोटल डिस्काउंट दिया जा रहा है। कितना? 49.6% का। मधु का आंसर 40.4 आया था। बेटा आपने बेसिक तरीके से किया होगा इसीलिए गलती हुई है, और बेसिक से टाइम भी लगता है। तो बेटर है आपको फ्रैक्शन मेथड पता होना चाहिए, और अगर ये मेथड आपको समझ में आ गई है ना तो आपके लिए सवाल बनाना अब आसान हो जाता है, इजी हो जाता है, अब दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, आई होप सो कि आपको अब सक्सेसिव डिस्काउंट क्लियर है। अब है ना ये वाला भी आंसर निकाल के देख लो आप। जैसे देखो अब डायरेक्ट लिख सकते हो ना, आप लोग इंटेलिजेंट हो चुके हो क्योंकि आप लोगों ने परसेंटेज पढ़ा है। तो इसको हम लोग बनाते हैं फ्रैक्शन से। तो 10 पे 1 का डिस्काउंट 10 वाला 9 में जाएगा, 5 पे 1 का डिस्काउंट 5 वाला 4 में जाएगा। तो आप बोल सकते हैं सर 50 वाला अगर 36 में बेच रहे हैं
तो 14 का डिस्काउंट 50 पर जा रहा है इंटू 100, आंसर 28%। आप ऐसे भी आंसर निकाल सकते हो, आपका आंसर 28% यहाँ पर आ जाता है। तो फ्रैक्शन मेथड कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, ठीक है, और फ्रैक्शन मेथड को आपको भी नहीं छोड़ना है, ठीक। आना सब कुछ चाहिए, आपको ये भी पता होना चाहिए, आपको बेसिक भी पता होना चाहिए, आपको ये भी पता होना चाहिए। बस आपको ये पता होना चाहिए कि कब कहाँ पर कौन सी मेथड का हमको इस्तेमाल करना है, ठीक है। क्लियर, यहां तक पिक्चर पूरी क्लियर है आप लोगों को? ठीक है सर, ये तो ज्यादा आसान है, आसान सब कुछ है बेटा, आसान तो ये भी है, डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। यहां तक सारी चीजें आपको झकास तरीके से क्लियर है। डिस्काउंट क्या होता है, सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है, सर फॉर्मूले से कैसे होगा, मैं मना कर रहा हूं बेटा, फॉर्मूले से करने जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा, फिर भी वही चीज पूछते हो, चलो फॉर्मूले से बता देते हैं। पहले ना 10-20% में फॉर्मूला लगा दो, -20 + 10 × 20 डिवाइड बाय 100 कितना हो जाएगा, -30 प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, -28% हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे, -28 बचा कौन सा है, -30% प्लस 28 × 30 डिवाइड बाय 100 कर दो, तो ये हो जाएगा कितना, माइनस का 58% और ये प्लस का कितना हो जाएगा, 0 से 0 हो गया 8 या 24, 3 दूना 6 8, 8.4 हो जाएगा। अब जब इसमें से माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा 49.6, ठीक है। ऐसे फॉर्मूले से बन जाएगा, बट इतनी मेहनत क्यों करोगे आप, जब सीधे चीजें इतनी आसान होती है, उतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों करना है। हालांकि लिख लो, आपका डाउट आया था ये, मतलब आपके दिमाग में क्वेश्चन था, तो आप लिख सकते हो अपनी कॉपी में कि ऐसा होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब एक सवाल आप सभी के लिए, आपको बताना है क्या होगा इसका आंसर। अब एक दुकानदार क्या करता है, दुकानदार सीखते बहुत जल्दी एक दूसरे से, है ना, ये बाद में लेंगे। तो एक दुकानदार ने क्या किया, पहला वाला जो डिस्काउंट है वो दे दिया 14.28% का, दूसरा वाला जो डिस्काउंट दिया है वो दिया है 12.5% का, एंड द थर्ड डिस्काउंट इज 16.66%। आपको बताना है टोटल डिस्काउंट क्या होगा, टोटल डिस्काउंट या फिर सक्सेसिव डिस्काउंट क्या बनेगा, ये आपको बताना है। क्या हो जाएगा आंसर। सर आपने जो बताया वो वाला बैच कब स्टार्ट होगा, 2025 में एग्जाम देना, हाँ 2025 के लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ उसको, क्योंकि उसमें ना मैं बहुत सारी क्लासेस करने वाला हूँ, तो 2025 वाले बच्चों के लिए ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। हालांकि 2024 के स्टूडेंट जो रहेंगे, जो काम की चीज़ें रहेगी वो बता देंगे, ठीक है। टोटल डिस्काउंट क्या होने वाला है, ओ सर क्लियर आए है, अच्छा चलो बहुत शानदार। सर एक और फॉर्मूले से करो, 90 - 72 माइनस क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन, नहीं कुछ उतना नहीं जाना यार, फॉर्मूले से पढ़ना ही नहीं है, एक्चुअली मैं फॉर्मूले से पढ़ाने में विश्वास रखता ही नहीं हूँ, बट कई बार ना वो चीज़ें आपकी आसान बना देती है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है, अदरवाइज उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो 37.5 आंसर आ रहा है, 37.5 आंसर आ रहा है, चलो आ जाओ देखते हैं। 14.28 का मतलब हो जाएगा 1/7, 12.5 का मतलब 1/8, फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद हो जानी चाहिए, 16.66 का मतलब 1/6 है ना। अब डायरेक्ट लिखिए सर मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस, 7 पे 1 का डिस्काउंट देंगे, 7 वाला 6 में जाएगा, 8 पे 1 का डिस्काउंट देंगे, 8 वाला 7 में जाएगा, 6 पे 1 का डिस्काउंट देंगे, 6 वाला 5 में जाएगा। तो 7 ने 7 को मार दिया, ठीक है, और 6 ने 6 को कैंसिल कर दिया, 8 वाला 5 में जा रहा है। बेटा 8 वाला सामान अगर आप 5 में बेच रहे हो, मतलब कितने का डिस्काउंट है, 3 का डिस्काउंट, किस पर निकालेंगे, मार्क प्राइस पर निकालेंगे, इंटू 100। 3/8 किसका वैल्यू होता है, आपके अंदर से निकलना चाहिए डायरेक्ट 37.5, नहीं तो पता चला कैंसिल किए बैठे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। 3/8 वैल्यू याद होना चाहिए, जैसे ही आपके सामने 3/8 आता है 37.5 आपके सामने आंसर आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर टोटल डिस्काउंट कितना हो गया है, 37.5% हो गया है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, वापस कॉन्सेप्ट देखते हैं हम लोगों का। एक बात बताओ, मैं अगर आपसे बोलता हूँ कि कॉस्ट प्राइस में अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट को ऐड कर दो, अगर लॉस होता है तो लॉस को माइनस कर दो, क्या मिलेगा, आप बोलेंगे सर सेलिंग प्राइस मिलेगा, क्या मिलेगा, सेलिंग प्राइस मिलेगा, क्लियर, ठीक है। अगर मैंने बोला कि आपके पास जो डिस्काउंट मार्क प्राइस है उसमें से अगर हमने डिस्काउंट को माइनस कर दिया तो भी क्या मिलेगा, सेलिंग प्राइस मिलेगा। दुकानदार और ये कस्टमर दोनों एक ही को मान लेते हैं अभी हम लोग, ठीक है। तो एक आर्टिकल है उसका कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को ऐड करते तो सेलिंग प्राइस मिल जाता है, जी हाँ सर। या फिर मैं बोलता हूँ मार्क प्राइस में से डिस्काउंट
को माइनस कर देंगे तो सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। आप बोलेंगे जी हाँ सर। मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ, सेलिंग प्राइस निकालने के दो तरीके हमको पता है, या तो आप सीपी से निकाल दो या फिर आप एमपी से निकाल दो। जी हाँ सर। अब ये बताओ कि अगर मेरे को सीपी है, मेरे पास सीपी दे रखा है, कॉस्ट प्राइस दे रखा है, और मैं कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस जाता हूं या मार्क प्राइस तक पहुंचना चाहता हूं, तो रास्ते में एसपी आएगा। आएगा ना। मतलब मेरे को अगर सीपी से एमपी तक पहुंचना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, रास्ते में पहले इधर से इधर जाना पड़ेगा, इधर से इधर जाना पड़ेगा, फिर इधर से इधर जाना पड़ेगा, है ना। तो टाइम लगेगा। तो सर ऐसा कुछ हो कि हम डायरेक्ट सीपी से एमपी पे पहुंच जाए तो कितना अच्छा हो जाए, है ना, बीच में स्टॉप ही ना रहे। जैसे बोलते हैं ना कनेक्टिंग फ्लाइट मिलती है, तो हम लोग सोचते हैं डायरेक्ट मिल जाए तो कितना अच्छा होता है ना। कनेक्टिंग फ्लाइट में आप फ्लाइट में बैठोगे, फिर एक एयरपोर्ट पे रुकना पड़ेगा, 1 या 2 या 3 घंटे आपको स्टे करना पड़ता है, फिर आपकी फ्लाइट मिलती है, टाइम वेस्ट होता है। तो हम लोग हमेशा चाहते हैं कि सर कनेक्टिंग की बजाय हम लोगों को डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाए। तो बस वैसा ही है कि सर ये कनेक्टिंग फ्लाइट से क्यों जाएंगे, हम डायरेक्ट की बात करेंगे, और डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाएगा तो हमारे लिए अच्छा होगा। तो अब हम लोग जानेंगे सर सीपी से एमपी तक डायरेक्टली कैसा पहुंचा जाता है। ठीक है, सीपी से एमपी तक कैसे पहुंचा जाएगा। देखो आप क्या करेंगे, एक बात बताओ, सीपी में अगर मैंने प्रॉफिट को ऐड कर दिया 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाय 100, ठीक है, ये लॉस होगा तो माइनस कर देंगे। अगर मैंने सीपी में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाय 100 कर दिया, ये क्या बन जाएगा, सेलिंग प्राइस। अरे बनेगा ना सेलिंग प्राइस, जी हाँ सर। एक बात बताओ, मार्क प्राइस में से मैंने अगर डिस्काउंट को माइनस कर दिया, मतलब मार्क प्राइस में डिस्काउंट परसेंटेज माइनस कर दिया, तो ये भी आप बोलोगे सर सेलिंग प्राइस बनेगा। बनेगा ना सेलिंग प्राइस। ये भी आपका सेलिंग प्राइस है, ये भी आपका सेलिंग प्राइस है, बीच में लगा दिया इक्वल का साइन। क्या कर दिया, इक्वल का साइन लगा दिया। ये 100 से ये 100 कैंसिल हो गया। अब मैं अगर यहां पर सीपी डिवाइड बाय ये जो एमपी है इसको नीचे ले आते हैं, तो सीपी डिवाइड बाय एमपी कर दिया, ठीक है, इक्वल टू लगा दिया, और क्या था उधर 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज था, डिवाइड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज था। ये हालांकि 100 भी परसेंटेज में ही है ना, कंफ्यूज मत होना, ये 100 भी परसेंटेज ही होता है। तो ये आपको मिल गया है सर सीपी और एमपी का डायरेक्ट रिलेशन। पूरी मैथ्स में, पूरी की पूरी मैथ्स में, है ना, केवल मैं एक फॉर्मूले के बारे में बात करता हूँ, और ये फॉर्मूला वही है जो मैं आपको बोलूंगा कि इसको याद कर लो। वैसे आपको कॉन्सेप्ट तो पता ही है कैसे आया है, बट इसको ना दिमाग में फिट कर लो, है ना। ये फॉर्मूला अगर आपके दिमाग में फिट है तो आप सीपी से एमपी तक डायरेक्ट पहुंच सकते हो। अगर आपको डिस्काउंट दिया हो या फिर आपको प्रॉफिट दिया हो, क्वेश्चन का आंसर तुरंत आप निकाल सकते हो। सर मुझे क्वेश्चन था, मुझे मॉक टेस्ट कहाँ पर देना है डीपीपी में, सॉरी ऐप में। तो ऐप में चले जाओ ना, आपको मॉक टेस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको साइड में ना आप जैसे ही विंडो ओपन करते हो ना पीडब्ल्यू का, तो साइड में आपको मॉक टेस्ट, बैचेस, सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं, वहां पर क्लिक कर दो, आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो। क्या ये बात समझ में आई कि कैसे आया हम लोगों के सामने एक फॉर्मूला। ये फॉर्मूला घोट लो। सर सीपी के सामने लिखना है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, एमपी के सामने लिखना है 100 प्लस प्रॉफिट। देखो प्रॉफिट है तो प्लस होगा, लॉस है तो 100 माइनस लॉस लिख देना, ठीक है। अगर लॉस होता है तो 100 माइनस लॉस परसेंटेज, प्रॉफिट है तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। हाँ, प्रॉफिट की जगह लॉस हो सकता है, तो सुधा मैंने बताया ना, आप वैसा कर सकते हो। लॉस होगा तो माइनस होगा, प्रॉफिट होगा तो प्लस कर लेंगे, इतना सिंपल है। ठीक है, यहां तक मेरे ख्याल से आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया। सर 100% के बीच में क्या है प्लीज बता दो, 100% के बीच में क्या है, क्या है भाई बीच में, प्लस है, प्लस। ये प्लस था ना, रुक जाओ मैं हैंड राइटिंग सही कर लेता हूँ अपनी, फॉर्मूला अच्छे से लिख देते हैं। कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय मार्क प्राइस इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, या 100 को भी परसेंटेज में लिख देते हैं, डिस्काउंट परसेंटेज डिवाइड बाय 100% प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, ऐसे लिख लो। अगर लॉस होता है तो माइनस लॉस परसेंटेज कर दो। ठीक है, चलो इसको अपने दिमाग में बसा लो। अच्छा मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, जैसे सीपी इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट एमपी इक्वल टू, तो सीपी और एमपी का जो रेशियो है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज इज टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ऐसे भी लिख सकता हूँ ना।
जब अर्थमेटिक के सवाल बना रहे होते तो हम इस फॉर्म में लिखते तो डायरेक्टली चीजें दिख जाती है। तो ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, रेशियो का साइन तो लगा ही हम लोगों ने, रेशियो में अपॉन में लिख दो यार, दो डॉट लगा दो, दोनों एक ही बात होती है। ठीक है, क्लियर है। चलो अब आप लोगों के सामने सवाल आएंगे, सवाल के आंसर्स आपको देने रहेंगे ना, ट्राई करो, लेट्स सी देखते कौन कौन आंसर निकालता है। अ डीलर ऑफर, यार पहला क्वेश्चन कहाँ गायब हो गया, शायद रह गया वो। ठीक है कोई बात नहीं, चलो इस सवाल का आंसर क्या बनेगा ये आपको बताना है। इस सवाल का सही आंसर क्या होगा? संजना के ना सर आज के लिए इतना बहुत है, इतना समय नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आज हमने जो पढ़ा है ना उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं समझ गया हूँ, मेरे को पता है कि आज आप लोगों को मैंने बहुत सारी चीजें बता दी है, बट डोंट वरी, जो चीजें बताई है ना उसी पर बेस्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन करने में अच्छा लगेगा, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, चलो तो देखो जरा सवाल को समझो। अ डीलर ऑफर अ डिस्काउंट ऑफ 10%, मतलब आपको डिस्काउंट परसेंटेज पता है। ठीक है, डिस्काउंट परसेंटेज कितना है, पहला सवाल है तो मैं पूरा लिखकर बता रहा हूं, 10%। मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, ठीक है, एंड स्टिल मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20%, प्रॉफिट परसेंटेज भी दे रखा है कितना, 20% दे रखा है, एंड मार्क प्राइस दे रखा है आपको, मार्क प्राइस दे रखा है 800 रुपए। अब आपको क्या चाहिए, कॉस्ट प्राइस चाहिए, कॉस्ट प्राइस कितना होगा। तो अगर बेटा इस सवाल को बेसिक तरीके से देखने जाए हम लोग तो देखो कैसे करेंगे। ठीक है, अब एज्यूम करेंगे कि सर सपोज हमने मार्क प्राइस एज्यूम कर लिया 100% का, ध्यान से सुना मेरी बात को ना, ये तरीका भी आपको पता होना चाहिए। मार्क प्राइस कितना हो गया, 100% हो गया। सवाल में बोला गया 10% का डिस्काउंट दे दो, आपने बोला सर 10% का डिस्काउंट दे देंगे तो 90% हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं किसी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस एज्यूम कर लेता हूं कि 100% ऑफ सीपी होगा, है ना, और इसको जब मैं बेच रहा हूं तो 20% का प्रॉफिट हो रहा है ना, 20% का, तो 100 पे 20% का प्रॉफिट मतलब 120% ऑफ सीपी के बराबर हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा, सवाल के अकॉर्डिंग 90% है। ठीक है सर, तो 120% ऑफ सीपी इक्वल टू 90% ऑफ एमपी लिख सकते हैं, ऑफ एमपी, क्योंकि डिस्काउंट जो निकलता है एमपी निकलता है। तो क्या आपको एमपी पता है, आप बोलेंगे हाँ सर पता है, कितना है, 800 है, तो यहां पर लिख सकते हैं 120% ऑफ सीपी इज इक्वल टू 90% ऑफ 800, परसेंटेज से डबल जीरो हटाया, 120% ऑफ सीपी इज इक्वल टू 9 720 हो जाएगा, और इसको अगर मैं जीरो से जीरो कैंसिल करके डिवाइड करता हूं तो 6 हो जाएगा। 1% ऑफ सीपी इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। अगर 1% ऑफ सीपी का वैल्यू 6 है तो 100% ऑफ सीपी का वैल्यू कितना बनेगा, फिर ये बनेगा 600 रुपये। कितना बन जाएगा, 600 रुपये, आपका आंसर हो गया। मेथड नंबर 1, बेसिक मेथड, ये हमारी कौन सी मेथड है, बेसिक मेथड से मैंने आपको बताया। चलो आज आपको बताते हैं कि मेरे को एक सवाल बनाने के लिए कितने तरीके पता होते हैं। ठीक है, तो ये पहला मेथड आप लिख लो, फर्स्ट मेथड, कि सर हमने बेसिक तरीके से किया। बेसिक को भी पता है 3 अलग अलग तरीके से किया जा सकता है, ये जो है ना, इसको इक्वेशन बना के एक लाइन में भी खत्म किया जा सकता है बेसिक से, या फिर दूसरा तरीका, दूसरा तरीका रेशियो मेथड, मैं रेशियो मेथड से भी आपको बताता हूँ इस सवाल को। आ जाओ, इस सवाल को अगर आप रेशियो मेथड से करना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो। मेथड नंबर 2 देखते हैं, अरे नहीं इसको नहीं रब करते हैं, ये तो अच्छे से लिखा हुआ है। मेथड नंबर 2 क्या कह रही है सर, मेथड नंबर 2 ये कह रही है कि अगर 10% का डिस्काउंट है, डिस्काउंट परसेंट 10% है, 10% को फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं, 1/10, 10 क्या हो जाता है, मार्क प्राइस, और 1 क्या हो जाता है, डिस्काउंट। तो क्या मैं बोल सकता हूं एमपी और एसपी, एमपी अगर 10 है तो एसपी जो है 10 में 1 का डिस्काउंट 9 हो जाएगा, क्या मैं ये बोल सकता हूं, डिस्काउंट वाली बात करते केवल ना, डिस्काउंट 10% दे रखा है सवाल में, तो 10 पे 1 का डिस्काउंट 10 वाला आर्टिकल 9 में जा रहा है। क्लियर है, जी हाँ सर। अच्छा बताओ प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, तो आप बोलेंगे सर प्रॉफिट परसेंटेज 1/5 है, ये प्रॉफिट है, ये कॉस्ट प्राइस है, मतलब सीपी अगर 5 होगा तो एसपी जो है वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, सीपी लिख देते हैं, एसपी कितना है, 6 है, तो सीपी कितना हो जाएगा, 5, यहाँ लिख सकते हैं। मतलब देखो आपको अगर डिस्काउंट पता है तो 10 में 1 का डिस्काउंट 10 वाला 9 में जा रहा है।
आपको पता है प्रॉफिट परसेंटेज तो 5 वाला 6 में जा रहा है, सेलिंग प्राइस के नीचे 6, कॉस्ट प्राइस के नीचे 5। अब आप है ना यहाँ पर कंबाइन रेशियो निकालेंगे। सर कंबाइन रेशियो कैसे निकाल सकते हैं, कुछ नहीं शिफ्टिंग कर लो। वैसे रेशियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कंबाइन रेशियो कैसे निकालेंगे, बट अभी है ना थोड़ा सा काम चला लेते हैं हम लोग। 9 को इधर शिफ्ट कर दो, 6 को इधर शिफ्ट कर दो, कुछ भी नहीं है तो 10 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 60, 9 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 54, और 9 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 45। ये आपका रेशियो आ जाएगा। किसका रेशियो आ जाएगा सर, ये रेशियो मिल गया एमपी एसपी सीपी। मतलब मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि मार्क प्राइस कितना है, आप बोलेंगे 60 यूनिट। मैं आपसे पूछता हूँ 60 अगर ये तो एसपी कितना होगा, आप बोलेंगे 54। मैं अगर आपसे पूछूंगा सीपी कितना होगा, 45। अब सवाल में क्या दिया गया है सर, सवाल में जो वैल्यू दिया है वो 800 रुपये किसका है, मार्क प्राइस का। मार्क प्राइस कितना है हमारे अकॉर्डिंग 600, मतलब सॉरी 60 यूनिट। सर 60 यूनिट का वैल्यू जो है वो सवाल में दे रखा है 800 रुपये। मैंने बोला ठीक है। सर हमको निकालना है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस का मतलब 45 यूनिट का वैल्यू। सो 45 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 800 इंटू 45 बट्टा 60। 15 तिया 45, 15 चौक 60, 4 से कैंसिल किया 200, 200 में 3 का मल्टीप्लाई किया 600 स्वाहा। ये मेथड आपको अच्छा लगना चाहिए, और इस पर थोड़ा मेथड प्रैक्टिस करो ना। ये मेथड अच्छा है, वैसे इसका काम पड़ेगा आपको आगे फ्यूचर में, जब आप कोई किताब में से या मॉक टेस्ट में सवाल कर रहे होंगे, जब मैं आपके पास नहीं रहूंगा, आप खुद से सवालों को बना रहे होंगे, वहां पर इस मेथड से आप थोड़ा सा आसान बना सकते हैं। बट ये मेथड करने में ज़्यादा मजा तब आता है जब आपको फ्रैक्शन कन्वर्जन आता है, सेकंड आपको कंबाइन रेशियो निकालते आता है। तो कंबाइन रेशियो के लिए ये मेथड का फिलहाल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी आगे मैं आपको कंबाइन रेशियो निकालने के और भी टेक्निक बता दूंगा। ठीक है, क्लियर? ये मज़ेदार था, वेरी गुड। ठीक है, अरे मज़ेदार तो ये भी नहीं था, मज़ेदार तो जो था ना वो आपने खुद से कर लेना चाहिए था। ठीक है, मज़ा तो ये था सर। देखो एक बात बताओ, तीसरा तरीका देखते, आ जाओ। इसको हटा देते हैं, अरे अरे अरे, इसको हटा देते हैं। एक बार ध्यान से अगर सवाल को देखोगे आप, है ना, मैंने आपको अभी बताया था, आपको सवाल में दे रखा है मार्क प्राइस, आपको चाहिए कॉस्ट प्राइस। तो क्या आप कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस के बीच में डायरेक्ट रिलेशन जानते हैं? आप बोलेंगे हाँ सर, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज इज टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। कर दो, खत्म हुए। और क्या, 100 में से डिस्काउंट मतलब 10 को माइनस करेंगे तो 100 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 100 माइनस 10, और प्रॉफिट 20 है तो 100 प्लस 20। 100 में से 10 गया 90, और 100 में 28 गया 120, जीरो से जीरो गया, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 और 4 का रेशियो आ जाएगा। 3 और 4 का रेशियो आ गया है। अब मार्क प्राइस का वैल्यू दे रखा है कितना, 4 यूनिट। 4 यूनिट का वैल्यू सवाल में 800 दे रखा है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 200 हो जाएगा। आपको चाहिए था सीपी, सीपी कितना है, 3 यूनिट। 3 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 200 इंटू 3, कितना हो जाएगा, 600 रुपये। 600 रुपये आपका आंसर आ गया, स्वाहा। ठीक है, बात आया समझ में? अब आप बोलेंगे सर ये मेथड बहुत प्यारा लग रहा है, पर मेरी बात फिर से सुनो, है ना। मेथड ये सबसे अच्छा कब है, जब आपको डिस्काउंट परसेंटेज दे रखा है, प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है, एमपी दे रखा है, सीपी पूछा है, सीपी दे रखा है, एमपी पूछा है। ठीक है, तो वहां पर ये मेथड से आप बहुत आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। अदरवाइज सर ये मेथड भी बेस्ट है हमारे पास। ठीक है, कई बार आप लोगों को ये मेथड से भी करना पड़ सकता है, इसलिए मैंने तीनों तरीके बताए। मतलब देखो, कभी भी आप सवाल को सॉल्व कर रहे हो ना, कभी अटक जाते हो कि सर ये मेथड से तो बन ही नहीं पा रहा है ना। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आपको प्रॉफिट परसेंटेज दिया ही ना हो, रुपीस में दे दे। अब परसेंटेज में दिया ही नहीं है तो रेशियो कैसे निकालोगे, तो वहां फंस जाओगे ना। तो उसी के लिए भी आपको तैयार रहना है, और उसके लिए तैयार रहना है तो आपको तीनों मेथड पता होना चाहिए। ठीक है, अब समझ में आ रहा है कि मैथ कितना प्यारा सब्जेक्ट है सर। ठीक, क्या आप सभी को समझ में आया? मैथ बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, पता है? अगर एक बार आपका इंटरेस्ट बन गया ना बेटा मैथ्स के अंदर, तो फिर आपको बहुत मजा आएगा। मतलब मजे ही मजे में आप कब मैथ्स को पूरा खत्म कर देंगे पता ही नहीं चलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, आप लोग कभी वो क्या देखे हो, आप में से सारे बच्चे कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स तो कभी खेले होंगे। स्पोर्ट्स को छोड़ देते हैं हम लोग, गेम की बात करते हैं। मोबाइल पे आप लोग गेम खेले होंगे, एक कैंडी क्रश आया था ना एक टाइम पर। अभी कौन सा आया था, बहुत चलता था वो गेम, वो मारने धारने वाला, क्या नाम था उसका, मैं तो नाम ही भूल गया उसका। वो एक को मारता है तो चिकन डिनर मिलता था, और डिनर पता नहीं कुछ मिलता था। कोई खेला है क्या वो गेम? जो खेला होगा उसको तो याद होगा, क्या बोलते थे यार उसको। एक हमारे टीचर थे रीजनिंग वाले, दिन भर खेलते रहते थे वो, कुछ तो नाम था उसका, क्या नाम था,
अरे कोई तो बताओ क्या नाम था उसका। फ्री फायर नहीं था। इसने खेला, अच्छा इसने की खेला आपने। अरे नहीं यार, वो बहुत फेमस गेम है। पूजी, अरे पबजी, हाँ पबजी बोलते थे ना, हाँ वो गेम था। एडिक्शन बहुत ज्यादा था पता है, स्टार्टिंग में जैसे आपने एडिक्शन ले लिया ना तो आप उसको खेलते रहोगे खेलते रहोगे। पबजी, पबजी की बात करें, पबजी एक टाइम पे बहुत चलता था। हमारे साथ वाले टीचर को पता नहीं क्या शौक था, वो लेक्चर लेते लेक्चर के बीच में पबजी खेल रहे हैं। ठीक है। लेक्चर में बोलता कि सर लेक्चर कैसे ले लेते हो, बोलते कि सर बच्चे ना इतने शैतान है, वो बोलते कि हमको ना पोल दे दिया करो और मैं पोल लगा देता हूँ 2 मिनट का। बच्चे करते रहते, वो भी खुश, मैं मेरा पबजी में खुश रहता था। मतलब गजब यार, ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, हालांकि उनका इंटरेस्ट भी पढ़ाने में इतना नहीं था, बस वो कर रहे थे काम तो कर रहे थे, बाकी पबजी में पूरा इंटरेस्ट था उनका। ठीक है। तो पबजी दिन भर, रात में पबजी, दिन में पबजी, जब बैठो पबजी पबजी चलता रहता था। तो ये एक एडिक्शन लग जाता है कई बार इंसान को, है ना। ऐसा नहीं है कि वो उन्हीं के साथ हुआ है, बहुत से लोगों के साथ होता है। अगर मैं भी उनके देखे देखे पबजी खेलना स्टार्ट करता, मेरे को भी लग सकता था एडिक्शन। तो अगर आप कुछ चीज़ों को करते हो, आपको इंटरेस्टिंग लगती है, तो आपका एडिक्शन हो जाता है। तो मैथ्स का भी बस ऐसा ही है। अगर आपको मैथ्स को पढ़ने में इंटरेस्ट आ जाता है ना, आपको अच्छा लगता है, देखो इंटरेस्ट कब आता है, जब सवाल बनता है। तो आपके सवाल बन गया, आपका इंटरेस्ट एक बार डेवलप हो गया, फिर मैथ्स में कुछ भी नहीं है। मैथ्स में आप धुआंधार हो जाओगे। वैसे ही उनका पबजी का था, पबजी में वो एकदम टॉप लेवल के थे, उनको कुछ भी पूछो वो बता देते थे। ठीक है। चलिए, तो दोस्तों ये था आज का हमारा सेशन। आई थिंक आज के सेशन को हम लोग फिर यहीं पर थोड़ा सा रोक देते हैं। ठीक है। बाकी हम लोग फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप लोगों को कुछ सवाल देते हैं, ये सवाल आपको बनाकर आना है, ये वाला सवाल आपको ट्राई करना है, ये वाला सवाल ट्राई करना है, ये वाला सवाल ट्राई करना है। बाकी आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन है, वो हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे, बस ये 3 सवाल आप लोगों को ट्राई करके आना है। ठीक है। हाँ, ओरिजिनल गेम का लोकल वर्जन है सब्जी, अच्छा सब्जी भी आया था। ठीक है। चलिए, तो दोस्तों बीच बीच में ना क्लास के बीच में मैं आपको कुछ बातें बताते रहता हूँ, वो बातें इसलिए बताता हूँ कि देखो कुछ गलतियां मैंने भी की है ना, हर स्टूडेंट करता है। और मैं ये चाहता हूँ कि यार जो गलती मेरे थ्रू हो चुकी है, मैंने जब तैयारी कर रहा था तब मेरे से कोई गलती हो चुकी है, तो वो गलती आपसे ना हो, है ना, आपसे वो गलती कभी ना हो, इसलिए मैं बताते रहता हूँ। और क्योंकि क्या होता है ना, एक बात मैंने आपको पहले भी बताई, आज भी बताऊंगा, मेरे को ना चाणक्य की बहुत अच्छी बात लगती थी, है ना। मैं चाणक्य को इतना फॉलो नहीं करता, बट उसकी एक बात बहुत प्यारी लगी थी कि ये जीवन में ना दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए, क्योंकि खुद गलती करके सीखोगे तो ये जीवन आपके लिए बहुत छोटा है। बात समझना है ना, बहुत प्यारी बात है ये कि यार देखो इस जीवन में अगर आप गलती करते रहे और खुद की गलती से सीखने जाओगे ना, तो आपकी जो लाइफ है वो आपको कम लगेगी। बट अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो आप वो देखो कि यार बाकी इंसान ने क्या गलती की थी, वो गलती मैं नहीं करूंगा, मैं जल्दी से आगे बढ़ जाऊंगा। सिंपल सी बात होती है। ठीक है। चलिए, बाकी मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सभी अपना ध्यान रखेंगे। तब तक मिलते हैं हमारे अगले सेशन में, मतलब कल 12 बजे। तब तक के लिए ध्यान रखेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।